So, hello everyone, my name is Ayushi Arora and welcome back to my YouTube channel. And today we are doing class 12th history of ISC board. Hope all of you are staying healthy and doing well and preparing well for your board exams. I wish you all the luck. So we are continuing with our series of the topic the Second World War. हम अपना Second World War वाला topic continue कर रहे हैं. So I request you all, if you have not subscribed my channel till now, then please do it, because then only you will be receiving a notification for further videos. तो ये मेरी humble request है कि अगर आपको notifications चाहिए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. और अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है या कोई भी डाउट है, देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दैट. देन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक. ऑल्दो मुझे पता है आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो, बट इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए. ठीक है, तो यहाँ पर आज हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, जो कि आपका 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ है. ठीक है, तो आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ है. Now, before starting the video, I request you all कि अगर आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इससे प्रीवियस वाला वीडियोस नहीं देखा है, then please go back and do watch it. देखो, जो हमने सबसे इसका फर्स्ट वीडियो है, दैट इज ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसके अंदर हमने इंटरनेशनल रिलेशंस डिस्कस किया है. तो अगर आप वीडियो का हेडिंग इस तरीके से है, इंटरनेशनल रिलेशंस और बैकग्राउंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसके अंदर 1933 से लेकर 1939 तक का जो टाइम पीरियड है वो डिस्कस किया हुआ है. तो अगर आप बैकग्राउंड समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप बैकग्राउंड वाला वीडियो सबसे पहले देखेंगे, तो आपको बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा उससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का. मेजरली आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझ में आ जाएंगे उस टाइम के. फिर मैंने एक वीडियो डाला है पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जो पार्ट 1 है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, उसके अंदर हमने ओपनिंग मूव्स डिस्कस किए हैं. ओपनिंग मूव्स के उसके अंदर मेजरली 4 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं. नंबर 1 वी डिस्कस्ड अबाउट पोलैंड डिफीटेड, कि किस तरीके से पोलैंड का डिफीट हुआ. सेकेंड पॉइंट पे हमने फोनी वॉर डिस्कस किया था. थर्ड पॉइंट में हमने डेनमार्क और नॉर्वे का इन्वेजन डिस्कस किया था. और फोर्थ पॉइंट में हमने हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस का इन्वेजन को डिस्कस किया था. नाउ दैट वाज योर पार्ट 1. और उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी एक्सेस फोर्सेस कौन सी है और अलाइड पावर कौन सी है, और दोनों में वॉर हुआ, तो वो भी हमने चीज डिस्कस की थी. दैट वाज योर पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो उसका वीडियो अलग है. नाउ कमिंग ऑन टू द पार्ट 2 ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. पार्ट 2 ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर वो दूसरा वीडियो है, उस वीडियो को देखना. उस वीडियो में भी हमने ओपनिंग मूव्स ही डिस्कस किया है, तो वो कंटिन्यूएशन में है. तो आप कंटिन्यूटी में देखोगे तभी आपको समझ में आ पाएगा. पार्ट 2 के अंदर पहले 5 मिनट्स मैंने मेडिटेशन कराया है, उसके बाद में हमने ओपनिंग मूव्स डिस्कस किए हैं. तो हमने अब आगे के ओपनिंग मूव्स डिस्कस किए हैं. वो ओपनिंग मूव्स क्या क्या थे हमने उसके अंदर डिस्कस किया था. Why was France defeated so quickly, कि फ्रांस फटाफट से क्यों डिफीट हो गया था. फिर उसके बाद जो हमने नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस किया था, द बैटल ऑफ ब्रिटेन. बैटल ऑफ ब्रिटेन को हमने डिस्कस किया था, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ब्रिटेन आपके कैसे सक्सेसफुल रहे थे. उसके बाद में हमने मसोलिनी का इन्वेजन इजिप्ट के ऊपर डिस्कस किया था. तो दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. आज की वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अब हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं. सो आप देखोगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ है
दैट इज फ्रॉम 1939 टू 1945। 1939 से लेकर 1945 के बीच में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है। इसको हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। फेज नंबर 1 टॉक्स अबाउट द ओपनिंग मूव्स। तो फर्स्ट फेज में ओपनिंग मूव्स की बात की गई है, जो कि आपका सितंबर 1939 से लेकर टू दिसंबर 1940 में हुआ है। ये जो ओपनिंग मूव्स है, दिस पॉइंट हैज बीन डिस्कस्ड इन द पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो 2 वीडियोस डाली गई है, पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो में आपका ओपनिंग मूव्स पहले ही मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आपको ओपनिंग मूव समझना है कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर की ओपनिंग हुई है और किस कंट्री ने किस कंट्री को किस तरीके से अटैक किया और काउंटर अटैक किया है, तो ओपनिंग मूव्स वाली वीडियो के लिए आप रेफर करेंगे वीडियो का पार्ट नंबर 1, पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड पार्ट 2 ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये प्रीवियस वीडियोस है, प्लीज इसको देख लेना, अदरवाइज अब आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर पिछला ही नहीं पता तो आगे का समझ में नहीं आएगा। आज हम अपना सेकंड पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे, दैट इज द एक्सिस ऑफेंसिव वाइडेंस। ये वाला वीडियो आपका पार्ट 3 के नाम से है, ये अभी मैं पार्ट 3 के नाम से डालूंगी इसे, ठीक है। तो इसमें लिखा होगा आपका पार्ट 3 एंड पार्ट 3 सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945। पार्ट 1 में भी यही हेडिंग है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक। पार्ट 2 में भी सेम हेडिंग है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक। तो आपका ओपनिंग मूव्स का वीडियो 2 पार्ट्स में डला हुआ है। फिर जो आपका ये सेकेंड पॉइंट है, द एक्सिस ऑफेंसिव वाइडेंस 1941 टू द समर ऑफ 1942, ये आपका पार्ट 3 है। और आज मैं ये पार्ट डिस्कस आपके साथ करने वाली हूं इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे द एक्सिस ऑफेंसिव वाइडेंस, कि किस तरीके से आपकी जो एक्सिस फोर्सेस थी वो वाइडन होती जा रही थी, यानी कि एक्सिस फोर्सेस आपकी बढ़ती जा रही थी और एक्सिस फोर्सेस का आपका एरिया, टेरिटरी, कमांड, पावर सब कुछ बढ़ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। तो हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आपका 1941 से लेकर टू द समर ऑफ 1942 तक हुआ है। नाउ उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द ऑफेंसिव्स हेल्ड इन चेक समर 1942 से लेकर समर 1943 तक, and then we are going to discuss the Axis powers defeated that happened from the July 1943 to the August 1945। तो आज की क्लास में हम मेजरली ये चीज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द एक्सिस ऑफेंसिव वाइडेंस। आज की क्लास में हम एक्सिस ऑफेंसिव वाइडेंस को पढ़ेंगे, यानी कि किस तरीके से आपकी एक्सिस फोर्सेस की जो पावर है वो वाइडन होती है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया अभी तक कि हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, दैट इज एक्सिस ऑफेंसिव वाइडेंस। So as we are doing our topic, the Second World War, which happened in the year from 1939 to 1945। तो आप सबको ये पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ है। हम ओपनिंग मूव्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम अपने सेकेंड पॉइंट से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज योर मेजर पॉइंट, कि द एक्सिस ऑफेंसिव वाइडेंस, और ये आपका टाइम पीरियड में हुआ था 1941 टू द समर ऑफ 1942। देखो ओपनिंग मूव्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से आपके वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई है, और ओपनिंग मूव्स में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हिटलर है वो एक के बाद एक क्या करते जा रहे हैं, इन्वेजन करते जा रहे हैं, ठीक है। जगह जगह पर जाकर अलग अलग कंट्रीज को वो अटैक कर रहे हैं।
तो अब हम अपने सेकेंड मेजर पॉइंट में ये देखेंगे कि द एक्सिस ऑफेंसिव वाइडेंस, कि किस तरीके से अब जो आपकी एक्सिस पार है उनका जो ऑफेंसिव है वो वाइडन होता जा रहा है। तो हमने अपनी पार्ट 1 में डिस्कस किया था आपके एक्सिस फोर्सेस के अंदर क्या क्या आता है, आपका जर्मनी, इटली एंड जापान, ये आपका मेजर एक्सिस फोर्सेस के अंदर यही आते हैं। तो अब आप देखोगे जर्मनी, इटली और जापान का कैसे ऑफेंसिव वाइडन होता जाता है, यानी कि उनके पास जो एरिया है, जो टेरिटरी है, या जो उनका पार है, या जो उनका रोल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो किस तरीके से वाइडन हो जाता है, हम वो डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मेजरली 2 पार्ट्स ऑफ, मतलब नॉर्थ अफ्रीका में और ग्रीस में, 2 कंट्रीज को हम मेजरली फोकस कर रहे हैं। तो हम क्या फोकस कर रहे हैं कि नॉर्थ अफ्रीका में और ग्रीस में किस तरीके से आपका एक्सिस ऑफेंसिव आपका वाइडन होता है। सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे आपकी एक्सिस पार का ऑफेंसिव वाइडन होता जाता है। सो इट हैज बीन रिटन हियर दैट हिटलर्स फर्स्ट मूव इन 1941। तो आप देखोगे कि एक्सिस ऑफेंसिव का जो टाइम पीरियड है वो 1941 से लेकर टू द समर ऑफ 1942। तो पहला 1 साल हम डिस्कस कर चुके हैं, अब अगले साल की बात हो रही है। तो हिटलर का जो फर्स्ट मूव रहा है 1941 में, वो ये रहा है वो टू हेल्प आउट हिज फॉल्टरिंग अलाई। अभी जो हमने लास्ट पॉइंट अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, पार्ट 2 ऑफ द ओपनिंग मूव्स, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मसोलिनी आपके इजिप्ट को इन्वेड करते हैं, लेकिन वो उसमें अनसक्सेसफुल रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश उनके ऊपर काउंटर अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हिटलर्स फर्स्ट मूव इन 1941 टू हेल्प आउट हिज फॉल्टरिंग अलाई। अलाई का मतलब दोस्त, ठीक है, फ्रेंड। तो हिटलर का पहला मूव जो रहा 1941 में, वो ये रहा कि वो अपने फॉल्टरिंग अलाई को हेल्प करना चाहता था। और कौन सा उसका फॉल्टरिंग अलाई था? मसोलिनी, दैट इज इटली। तो जर्मनी का अलाई इटली। अब देखते हैं आपके हिटलर मसोलिनी को यानी कि इटली को किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो वो कैसे हेल्प करते हैं कि इन फेब्रुअरी ही सेंट, फेब्रुअरी में जो आपके हिटलर होते हैं वो क्या करते हैं, ही सेंट अर्विन रोमेल एंड द अफ्रीका कॉर्प्स, he sent Erwin Rommel and the Africa Corps to Tripoli। अफ्रीका कॉर्प्स क्या है? ये आपका एक मिलिट्री यूनिट है, ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका के अंदर ये एक मिलिट्री यूनिट है जो कि बनाया गया था आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। तो हिटलर आपके क्या करते हैं, अर्विन रोमेल और अफ्रीका कॉर्प्स को भेजते हैं त्रिपोली में, एंड टुगेदर विद द इटालियंस के साथ में ये भेजते हैं, अर्विन रोमेल को और अफ्रीका कॉर्प्स को त्रिपोली में भेजते हैं टुगेदर विद इटालियंस। दे ड्रोव द ब्रिटिश आउट ऑफ लीबिया। तो अब जब हिटलर आपके भेजते हैं अर्विन रोमेल को और अफ्रीका कॉर्प्स को इटालियंस के साथ में, वो ड्रोव आउट कर देते हैं ब्रिटिश को लीबिया से। तो लीबिया से ब्रिटिशर्स को निकाल दिया जाता है, हिटलर जी आपके निकाल देते हैं। आगे क्या होता है कि इन अप्रैल 1941, अब अप्रैल 1941 में क्या हुआ, हिटलर्स फोर्सेस इन्वेडेड ग्रीस। अब हिटलर के फोर्सेस ने क्या किया, ग्रीस का इन्वेजन किया। तो ग्रीस के इन्वेजन में क्या किया इन्होंने, द डे आफ्टर 60,000 ब्रिटिश, Australians and New Zealand troops had arrived to help the Greeks। तो जैसे ही हिटलर ने आपके ग्रीस पे इन्वेजन किया, उसी समय पर द डे आफ्टर यानी कि उसके एक दिन के बाद में 60,000 ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियंस और न्यूजीलैंड के जो ट्रूप्स थे वो आ गए किसको हेल्प करने, ग्रीक्स को
हेल्प करने। देखो एक तरफ से आपके हिटलर ने पहले कहाँ पर अटैक किया, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर अटैक किया गया, और बेसिकली उधर अटैक किस फॉर्म में था कि इटली को हेल्प किया और ब्रिटिशर्स को आपके लीबिया से बाहर निकाल दिया। सेकेंड पॉइंट में हम ये देख रहे हैं कि जो हिटलर है उन्होंने क्या किया, आपके ग्रीस के ऊपर अटैक किया और ग्रीस की हेल्प करने के लिए आपके ब्रिटिशर्स आए हैं, ऑस्ट्रेलियंस आए हैं और न्यूजीलैंड के ट्रूप्स आए हैं। अब उसके बाद में द जर्मन्स सून कैप्चर्ड एथेंस। तो जो आपके जर्मनी के जो लोग हैं यानी कि जो हिटलर है वो किसको कैप्चर कर लेते हैं, एथेंस। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो एथेंस और स्पार्टा के बारे में जब आप पढ़ोगे ना, इट्स वेरी फैसिनेटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर आप कभी आपका ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ने का मन करे तो एथेंस और स्पार्टा के बारे में तब आप पढ़ोगे, इट्स फैब्यूलस। मतलब इसको जरूर पढ़ना आप लोग, अगर आप हिस्ट्री के लिए आपको अच्छा लगता है, इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट देन प्लीज स्टडी इट। सो द जर्मन्स soon captured Athens, forcing the British to withdraw। तो जर्मन्स क्या करते हैं, एथेंस को कैप्चर कर लेते हैं और फोर्स करते हैं ब्रिटिश को कि टू विड्रॉ, कि आप लोग यहाँ से विड्रॉ कर लीजिए। एंड आफ्टर बॉम्बिंग क्रेटे, बॉम्ब करते हैं क्रेटे को, दे लॉन्च्ड अ पैराशूट इन्वेजन ऑफ द आइसलैंड। तो जर्मन्स क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो कैप्चर करते हैं एथेंस को, देन फोर्सिंग द ब्रिटिश टू विड्रॉ, ब्रिटिशर्स को बोलते हैं आप यहाँ से निकलो, ग्रीक वालों की मदद मत करो, एंड बॉम्ब करते हैं क्रेटे को, देन दे लॉन्च्ड अ पैराशूट इन्वेजन ऑफ द आइसलैंड। तो आपके जर्मन्स पैराशूट इन्वेजन करते हैं आइसलैंड पे। अगेन द ब्रिटिश वर फोर्स टू इवैक्यूएट, और ब्रिटिशर्स को फोर्स किया जाता है कि वो इस जगह को क्या कर दे, इवैक्यूएट कर दे, यानी कि खाली कर दे। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। सो कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है कि हिटलर का फर्स्ट मूव 1941 में ये रहा कि उन्होंने अर्विन रोमेल को और अफ्रीका ट्रूप्स को ट्रिपोली भेजा, इटली के साथ में, इटालियन ट्रूप्स के साथ में ये लोग गए और ब्रिटिशर्स को मूव आउट करा दिया। कहां से, लीबिया से। फिर सेकंड पॉइंट पे हम ये पढ़ रहे हैं कि 1941 के अंदर जो हिटलर की फोर्सेस रही हैं उन्होंने ग्रीस को इन्वेड किया, और ग्रीस को जब इन्वेड किया गया तो ग्रीस की हेल्प के लिए कौन कौन सी कंट्रीज आई, आपके 60,000 ब्रिटिश आए, ऑस्ट्रेलियंस एंड न्यूजीलैंड के ट्रूप्स आए टू हेल्प द ग्रीक्स। फिर आपके जर्मनी ने एथेंस के ऊपर अटैक किया, एथेंस का इन्वेजन किया, सून कैप्चर्ड द एथेंस एंड फोर्सिंग द ब्रिटिश टू विड्रॉ, बोला कि ब्रिटिशर्स आप चले जाओ यहाँ से, ये तो हमारा है, एथेंस तो हमारा है। सो आफ्टर बॉम्बिंग द क्रेटे दे लॉन्च्ड अ पैराशूट इन्वेजन ऑफ द आइलैंड। तो आइलैंड के ऊपर एक पैराशूट इन्वेजन किया एंड अगेन द ब्रिटिशर्स वर फोर्स्ड टू इवैक्यूएट, और ब्रिटिशर्स को फोर्स किया गया कि आप इवैक्यूएट कर जाओ। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से एक्सिस पाथ बढ़ती जा रही है। एक्सिस में कौन कौन आते हैं, जर्मनी, इटली एंड जापान। तो आप देख रहे हो जर्मनी और इटली का इन्फ्लुएंस किस तरीके से अभी आपका बढ़ रहा है। आई होप आपको ये दो पॉइंट समझ में आ गए हैं। सो एज वी आर डूइंग नॉर्थ अफ्रीका एंड ग्रीस, तो अब हमने ये तो समझ लिया है कि किस तरीके से आपके हिटलर ने, यानी कि आपके जर्मनी ने ग्रीस के ऊपर इन्वेजन किया, अटैक किया, और नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर भी इन्वेजन्स किए थे। सो द कैंपेन्स इन ग्रीस हैड इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स। अब कोई भी कैंपेन होता है तो उसके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स आते हैं। सो द कैंपेन्स इन ग्रीस हैड इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स। अब देखते हैं कि जो कैंपेन हुआ ग्रीस में उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स आए हैं। सो नंबर 1, it was depressing for the allies who lost about 36,000 men। तो ये जो कैंपेन रहा ग्रीस का, ये बहुत ही ज्यादा आपके अलाइज के लिए बहुत ही ज्यादा
डिप्रेसिंग रहा। क्यों? क्योंकि उनके तो 36,000 मैन वो लॉस्ट करते हैं अपने, ठीक है। तो अलाइज में आपके कौन कौन आते हैं? अलाइड पावर में आपका ब्रिटेन, आपका यूएसए, रशिया, ये वाली सारी कंट्रीज आपका अलाइड पावर में आती हैं। तो अलाइड के लिए ये बहुत ही बड़ा लॉस रहा, क्योंकि दे लॉस्ट अबाउट 60,000 मैन। तो ये इनके लिए बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग रहा। पहला पॉइंट अलाइज के लिए डिप्रेसिंग है। क्यों डिप्रेसिंग है? क्योंकि उनके 36,000 मैन वो लॉस्ट कर देते हैं, वो उनके इस वॉर में उनके लॉस हो जाते हैं 36,000 मैन। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, इट टॉक्स अबाउट दैट many of the troops had been removed from North Africa। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो ट्रूप्स हैं had been removed from North Africa। नॉर्थ अफ्रीका से बहुत सारे ट्रूप्स को हटाया गया, thus weakening British forces there just when they needed to be at their most effective against Romel। तो कह रहे हैं कि many of the troops had been removed from North Africa। बहुत सारे ट्रूप्स को नॉर्थ अफ्रीका से क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। Thus weakening the British forces। So बहुत सारे फोर्सेस को, ट्रूप्स को हटा दिया गया, जिसकी वजह से आपके ब्रिटिश फोर्सेस वीक हो गए एंड just when they needed to be at their most effective against Romel। तो यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि ब्रिटिश के फोर्सेस को हटा दिया गया, और उस टाइम पर हटाया गया जबकि वहां पर ब्रिटिश फोर्सेस की सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि अगर वहां से ट्रूप्स को वो नहीं हटाते तो फिर वो रोमेल के अगेंस्ट इफेक्टिवली लड़ पाते, बट ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने अपने ट्रूप्स हटा दिए थे बहुत सारे, जिसकी वजह से क्या हुआ? वो रोमेल से हार गए, ठीक है। तो ये ब्रिटिश की एक वीकनेस यहाँ पर रही है। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, more important in the long run was that Hitler's involvement in Greece and Yugoslavia may well have delayed his attack on Russia। ये तो अच्छी बात हो गई कि हिटलर की इन्वॉल्वमेंट ग्रीस और यूगोस्लाविया में बढ़ गई, ये तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी रहा कि मे वेल हैव डिलेड हिज अटैक ऑन रशिया। तो उनका जो हिटलर ने रशिया के ऊपर अटैक करना था, वो वाला अटैक थोड़ा डिले हो गया। क्यों डिले हो गया? बिकॉज उतने टाइम के लिए वो ग्रीस के साथ में ही वॉर में इन्वॉल्व रहे, जिसकी वजह से जब उन्हें रशिया पे अटैक करना था वो उस समय पर नहीं कर पाए, और उसके थोड़े समय के बाद आफ्टर सम टाइम दे अटैक्ड रशिया। तो वो अपने रशिया के अटैक में थोड़ा सा डिले हो गए। आई होप आपको नॉर्थ अफ्रीका और ग्रीस वाला पॉइंट समझ में आ गया है। यहां तक सब कुछ क्लियर है? So as we are doing our topic, the Axis offensive widens, which happened in the time period from 1941 to the summer of 1942। तो अब हम देख रहे हैं कि एक्सिस ऑफेंसिव किस तरीके से आपका वाइडन होता जा रहा है। तो हमने जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, पॉइंट नंबर ए, उसके अंदर हमने नॉर्थ अफ्रीका और ग्रीस का इन्वेजन डिस्कस किया था। एक्सिस ऑफेंसिव वाइडन का मतलब क्या है कि किस तरीके से आपकी जो एक्सिस पावर है, उनकी जो पावर है वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो अब हम पॉइंट नंबर बी को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं द जर्मन इन्वेजन ऑफ रशिया, कि किस तरीके से आपके जर्मनी ने रशिया के ऊपर इन्वेजन किया है। The German invasion of Russia, Operation Barbarossa, began on 22nd June 1941।
तो इसके अंदर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लास 12th हिस्ट्री आईएससी बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑपरेशन बारबरोसा आपके बोर्ड एग्जाम में एज अ क्वेश्चन 2 मार्कर में भी आ सकता है। इट इज वेरी क्रूशियल, तो इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। सो इधर लिखा है द जर्मन इन्वेजन ऑफ रशिया, कि किस तरीके से आपके जर्मनी ने रशिया का इन्वेजन किया है। अभी जो हमने अपना लास्ट पॉइंट डिस्कस किया है, लास्ट पॉइंट में हमने क्या बात की कि जब हिटलर आपके ग्रीस का इन्वेजन कर रहे हैं तो उसके कैंपेन में एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट क्या रहा है, एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ये रहा है कि वो अपने रशिया के कैंपेन के लिए, यानी कि रशिया का जो ऑपरेशन था उसके लिए वो डिले हो जाते हैं। क्यों डिले हो जाते हैं, क्यों देर से इनका ऑपरेशन स्टार्ट होता है? बिकॉज फॉर द टाइम बीइंग ही वाज बिजी विद ग्रीस, बट लेटर ऑन ये अपना रशिया के साथ इन्वेजन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हिटलर्स मोटिव्स सीम टू हैव बीन मिक्स्ड। जब हिटलर आपके रशिया का इन्वेजन करने जा रहे हैं तो उनके मोटिव्स जो है वो थोड़े मिक्स्ड हैं। कैसे मिक्स्ड है देखते हैं। So number 1, he feared that Russians might attack Germany while his forces were still occupied in the west. तो फर्स्ट पॉइंट में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हिटलर को ये लग रहा था कि जो रशियंस हैं आपके वो जर्मनी को अटैक कर देंगे while his forces were occupied in the west, यानी कि आपके हिटलर के जो फोर्सेस है, हिटलर की जो आर्मी है वो तो वेस्ट में ही लड़ाई लड़ने में बिजी है, वॉर करने में बिजी है, और उतने ही समय में आपका रशिया किसके ऊपर अटैक कर देगा, जर्मनी के ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, तो दिस वाज योर पॉइंट नंबर 1। इन योर पॉइंट नंबर 2 वी आर डिस्कसिंग ही होप्ड दैट Japanese would attack Russia in the far east. हिटलर ने होप किया कि जो जापानीज है, अब देखो जब आप एक्सेस पार की बात कर रहे हैं तो आपको 3 कंट्रीज के ऊपर मेजरली फोकस करना है। 1 इज जर्मनी, सेकंड इज इटली एंड थर्ड इज जापान। तो अभी तक जो हमने रोल देखा है वो मेजरली हमने जर्मनी और इटली का देखा है। अब आप धीरे धीरे देखोगे कि जापान का रोल भी इसमें आने लगा है। तो ही होप दैट, तो आपके जो हिटलर है वो होप कर रहे हैं दैट जापानीज वुड अटैक रशिया इन फार ईस्ट, कि जापानीज क्या करेंगे, रशिया के ऊपर अटैक करेंगे फार ईस्ट में। ये आपके हिटलर होप कर रहे हैं। ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। इन द थर्ड पॉइंट वी आर डिस्कसिंग दैट द मोर पावरफुल जापान बिकेम द लेस चांस देयर वाज ऑफ द यूएसए एंटरिंग द वॉर। वो कह रहे हैं आपके हिटलर जो है वो ये सोच रहे हैं कि जितना ज्यादा पावरफुल आपका जापान बनेगा उतने ही कम चांसेस है यूएसए के वॉर में एंटर करने के। तो ये भी उसका एक बोल रहे एक रणनीति जो हम बनाते हैं युद्ध से पहले, तो वो चल रहा है कि अगर जापान ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो यूएसए वॉर में एंटर नहीं करेगा। ये एक और इम्पोर्टेंट मोटिव हो गया, एक प्लान हो गया। Now coming on to the next point, but above all there was his hatred of communism and his desire of laborious living space. अब above all वो रशिया के ऊपर क्यों वॉर करना चाह रहे हैं, क्यों इन्वेजन करना चाह रहे हैं? Above all there was his hatred of communism. यहाँ पे कम्युनिज्म का मतलब ये है कि जैसे रशिया के अंदर there was गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टी, ठीक है, हर एक चीज में गवर्नमेंट ओन करती थी। फार्मलैंड हो गया वो भी गवर्नमेंट ओन करेगी, कोई भी चीज जो प्रॉपर्टी है सारी की सारी आपके वो रशिया में कौन ओन कर रहे थे, गवर्नमेंट। तो ये वाली जो चीज है ये आपके हिटलर को अच्छी नहीं लगी। यहाँ पर वर्ड कम्युनिज्म लिखा है, प्लीज इसको कम्युनलिज्म के साथ कंफ्यूज मत करना, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो कम्युनिज्म का यहाँ पर मतलब है कि रशिया के अंदर आपका प्राइवेट ओन प्रॉपर्टी नहीं था, सारा का सारा प्रॉपर्टी क्या था आपका, स्टेट ओन, गवर्नमेंट ओन।
तो ये हेट करते थे हिटलर आपके इस बात को, ये एक मेजर रीजन रहा उनका अटैक करने का रशिया को, एंड हिज डिजायर फॉर लेबर्नसम दैट इज लिविंग स्पेस। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि हिटलर बार बार ये बात कह रहे हैं कि जर्मनी की पॉपुलेशन ज्यादा है और उनके पास एरिया कम है, तो इसीलिए मुझे ज्यादा लिविंग स्पेस चाहिए अपने लोगों के लिए। तो बार बार जो उनका डिजायर है लेबर्नसम का यानी कि लिविंग स्पेस का, जो आपके हिटलर चाह रहे हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा लिविंग स्पेस हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव रहता है आपका फॉर द इन्वेजन ऑफ रशिया। तो इसके अंदर हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए, मैं एक बार फिर से रिकॉल करती हूँ। नंबर 1 हमने ये डिस्कस किया है कि उसको डर लग रहा है, हिटलर को डर लग रहा है कि रशियंस might attack Germany while his forces were still occupied in the west। तो हिटलर को आपके ये लग रहा है कि उनकी फोर्सेस तो वेस्ट में बिजी है और उतने समय में आपका रशिया जर्मनी के ऊपर अटैक कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2 उनको लग रहा है कि he hoped that Japanese would attack Russia in the far east। हिटलर को आपको लग रहा है कि जापान वाले आपके जापानीज लोग जाकर क्या कर दे, रशिया को अटैक कर दे फार ईस्ट में। Point number 3, it talks about the more powerful Japan became, the less chances there was of the USA entering the war। ऐसा हिटलर आपके सोच रहे हैं कि जितना ज्यादा आपका जापान पावरफुल हो जाएगा उतना ही ज्यादा कम चांसेस है यूएसए का वॉर में एंटर करने के लिए। तो आप देख रहे हो 3 एक्सेस पार अपने आप में कैसे जुड़ती जा रही है धीरे धीरे, जर्मनी, इटली, जापान का किस तरीके से इकट्ठे कोलैबोरेशन हो रहा है। और फिर अबव ऑल योर लास्ट पॉइंट इज वो हेट करते थे कम्युनिज्म को, और कम्युनिज्म मतलब जो स्टेट ओन प्रॉपर्टी था सारा का सारा और प्राइवेट लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा था, एंड हिज डिजायर फॉर लेबर्नसम लिविंग स्पेस, कि उसको ज्यादा से ज्यादा लिविंग स्पेस चाहिए था, इसलिए वो इन्वेजन करते जा रहे थे। आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया कि क्या क्या मोटिव्स थे बिहाइंड द इन्वेजन। So as we are doing the Axis offensive widens, कि किस तरीके से आपकी एक्सिस पार है वो वाइडन होती जा रही है। So from 1941 to the summer of 1942, और उसके भी अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जर्मनी ने किस तरीके से आपका रशिया के ऊपर इन्वेजन किया है। So the German invasion of Russia, जिसके अंदर हम ऑपरेशन बारबरोसा डिस्कस कर रहे हैं, बिगैन ऑन 22 जून 1941, जो कि आपके 22 जून 1941 में ऑपरेशन आपका शुरू हुआ। सो द जर्मन अटैक वाज 3 pronged। तो यानी कि जर्मनी का अटैक रशिया पर 3 फेजेस में डिवाइडेड है, यानी कि उन्होंने 3 पार्ट्स को में अटैक किया है। सो नंबर 1 इन नॉर्थ टुवर्ड्स द लेनिनग्राड, तो लेनिनग्राड वाले एरिया पे आपका नॉर्थ में जर्मनी ने अटैक किया, ठीक है। तो रशिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, नॉर्थ पार्ट है, वहां पर लेनिनग्राड में अटैक किया गया। इन सेंटर टुवर्ड्स मॉस्को, तो सेंटर में कहां पर अटैक किया गया, मॉस्को वाले रीजन पे। इन साउथ थ्रू दी यूक्रेन, और साउथ में यूक्रेन पे। तो आपके लिए 3 रीजन्स लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जर्मनी ने कैसे कैसे अटैक किया है, इन नॉर्थ टुवर्ड्स लेनिनग्राड, नॉर्थ पे आपके लेनिनग्राड की तरफ अटैक किया गया है। इन सेंटर टुवर्ड्स मॉस्को एंड इन द साउथ थ्रू दी यूक्रेन। तो लेनिनग्राड, मॉस्को और यूक्रेन पे आपका अटैक किया गया है और आपके जर्मन्स अटैक कर रहे हैं रशियंस पे। अब आप देखोगे द जर्मन फोर्सेस फेल टू कैप्चर। अब जो जर्मनी की फोर्सेस हैं, इन्होंने अटैक तो किया बट दे वर फेल टू कैप्चर लेनिनग्राड एंड मॉस्को। ये लोग फेल हो जाते हैं लेनिनग्राड और मॉस्को को कैप्चर
करने में। वाई, क्या रीजन रहा कि ये लेनिनग्राड और मॉस्को को कैप्चर नहीं कर पाते? दे वर severely hampered by the heavy rains of October which turned the Russian roads into mud. तो सबसे पहली बात ये रीजन रहेगा कि they were severely hampered by the heavy rains of October. अक्टूबर में वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो रशियन रोड्स थी वो मड में टर्न हो गई, यानी कि मिट्टी में बदल गई। तो अगर कभी बहुत ज्यादा बारिश आई तो आपका जो रोड होता है वो एकदम खराब हो जाता है। तो उसी तरीके से वहां पे रशिया में हुआ, वहां पर जब अक्टूबर में सिवियर रेनफॉल हुआ तो उसकी वजह से वहां की रोड सारी खराब हो गई और वो मड में कन्वर्ट हो गई थी, मिट्टी में। तो जिसकी वजह से ये एक मेजर रीजन रहा कि जर्मनी आपके रशियंस पे अटैक नहीं कर पाए अच्छी तरीके से और लेनिनग्राड और मॉस्को वाले रीजन को कैप्चर नहीं कर पाए। अनदर रीजन, एंड बाय द सिवियर फ्रॉस्ट ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में क्या हुआ, सिवियर फ्रॉस्ट जमा हो गई, जिसकी वजह से इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर व्हेन इन सम प्लेसेस the temperature fell to -38 डिग्री सेल्सियस। तो सोचो अगर -1 भी हो जाए तो भी हमें कितनी ठंड लगती है, या 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी कितनी ठंड हो जाती है। तो -38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया, तो आप सोचो कितनी ठंड होगी रशिया के अंदर। उस ठंड की वजह से और जो देखो अक्टूबर में जो बारिश हुई उसकी वजह से रोड मड में कन्वर्ट हो गई। ये एक मेजर रीजन रहा कि आपके जर्मनी रशिया के मॉस्को और लेनिनग्राड वाले रीजन को कैप्चर नहीं कर पाए। फिर नवंबर और दिसंबर में सिवियर फ्रॉस्ट हो गया और वहां पर जो टेम्परेचर है वो -38 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये दो आपके मेजर रीजन रहे कि जर्मनी आपके रशिया को कैप्चर नहीं कर पाए, ऑल्दो दे ट्राइड इट बट दे वर अनसक्सेसफुल इन इट। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, द जर्मन इन्वेजन ऑफ रशिया। तो अभी तक हमने दो मेजर पॉइंट्स डिस्कस कर लिया है। पॉइंट नंबर ए में हमने डिस्कस किया था नॉर्थ अफ्रीका और ग्रीस के इन्वेजन के बारे में। अब हमने पॉइंट नंबर बी में रशिया के इन्वेजन के बारे में डिस्कस किया है। अब हम आगे डिस्कशन को अपनी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया है। So as we are doing Second World War and you already know the time period, that is from 1939 to 1945. So before I move on, I request you all कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको give it a thumbs up, and अगर आपको कोई भी डाउट्स और क्वेरीज हैं अभी तक तो you can write down in the comment section. I would be happy to answer. और अब हम एक्सिस ऑफेंसिव गाइडेंस के दो मेजर पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। सो फर्स्ट पॉइंट जो हमने एक्सिस ऑफेंसिव गाइडेंस में कवर किया दैट वाज रिगार्डिंग योर नॉर्थ अफ्रीका एंड ग्रीस। तो नॉर्थ अफ्रीका और ग्रीस के इन्वेजन के बारे में हमने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट में। फिर देन वी डिस्कस्ड आवर सेकेंड पॉइंट। In our second point we majorly talked about the German invasion of Russia, कि किस तरीके से आपका जर्मनी ने रशिया के ऊपर इन्वेजन किया, ऑपरेशन बारबोसा के बारे में। देन वी गोना टॉक अबाउट द यूएसए एंट्री इन द वॉर। ठीक है, कि किस तरीके से आपका जो यूएसए है उसकी वॉर में एंट्री होती है, तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। सो द एक्सिस ऑफेंसिव गाइडेंस जो कि आपका 1941 से लेकर टू द समर ऑफ 1942 इस टाइम पीरियड के बीच में आपका जो एक्सिस पार है उनका जो एरिया होता है वो वाइडन होता है। सो अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर सी में, द यूएसए एंटर्स द वॉर। अब आप देखोगे कि किस तरीके से यूएसए की वॉर में एंट्री होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो कैसे वो एंट्री होती है वो बहुत ही एडवेंचरस है, देखने वाली है। सो इट हैपेंड इन द ईयर दिसंबर 1941 में। सो दिसंबर 1941 में आपका जो यूएसए है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर
करते हैं। देखते हैं किस तरीके से एंटर करते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी कंट्री एकदम से उठ के ऐसे तो नहीं आ जाएगा ना वॉर में इन्वॉल्व होने के लिए, कोई ना कोई रीजन होना चाहिए उसके पीछे वॉर में आने के लिए। तो देखते हैं वो क्या रीजन रहा जिसकी वजह से जो आपका यूएसए है वो वॉर के अंदर एंट्री कर लेते हैं। सो द यूएसए वाज ब्रॉट इनटू द वॉर बाय द जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर on 7th December 1941. So one of the most crucial event which happened at that point of time was the attack on Pearl Harbor. तो जिस तरीके से आपके यूएसए के अंदर जापानीज ने क्या किया, अटैक किया, कहाँ पर अटैक किया, पर्ल हार्बर पर ऑन 7 दिसंबर 1941। ये एक मेजर रीजन रहा कि अब यूएसए को लगा कि इन्होंने तो हमारे पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया है, अब तो हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो उनको लगा कि पर्ल हार्बर पे अटैक हो गया तो इसलिए अब तो हमें बदला लेना ही पड़ेगा, इसलिए हम वॉर में इन्वॉल्व होंगे। अब the Japanese motives for the attack were tied up with her economic problems. अब कह रहे हैं कि जो जापानीज ने अटैक किया, जापानीज ने यूएसए के ऊपर क्यों अटैक किया, like what were the reasons why Japanese attack USA? So the Japanese motives for the attack were tied up with her economic problems. तो जापान के पास में कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से जापानीज ने यूएसए के ऊपर अटैक किया। अब देखते हैं वो क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रही होंगी। सो द गवर्नमेंट बिलीव्ड दे वुड सून रन शॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स को गवर्नमेंट को लगा, जो आपकी जापानीज गवर्नमेंट थी, तो आप देख रहे हो एक्सिस ऑफेंसिव गाइडेंस में फर्स्ट पॉइंट में हमने हिटलर के कंटेक्स्ट में बात की थी, तो यानी कि हमने जर्मनी और इटली हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं और अब हम जापान का मेजर रोल देखेंगे। तो जापान का मेजर रोल देखेंगे मतलब हमने 3 कंट्रीज अपनी फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि जर्मनी, इटली, जापान, इन तीनों कंट्रीज का बहुत ही मेजर रोल रहा है आपके एक्सेस फोर्सेस में, ठीक है, बिकॉज दीज 3 कंट्रीज आर द मेजर पार्ट ऑफ योर एक्सेस फोर्सेस। तो अब हम बेसिकली जापान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जापानीज मोटिव्स फॉर द अटैक वर टाइड अप विद हर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से जापानीज ने अटैक किया यूएसए को, एंड द गवर्नमेंट बिलीव दैट दे वुड सून रन शॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था, जापानीज गवर्नमेंट को, कि उनके पास में रॉ मटेरियल्स की क्या होने वाली है, कमी होने वाली है। इसकी वजह से उनको यूएसए को अटैक करना चाहिए ताकि वो यूएसए से बहुत सारे रॉ मटेरियल्स ले सके। और देखते हैं साथ ही साथ में क्या हुआ, एंड कास्ट लॉन्चिंग गाइज टुवर्ड्स टेरिटरीज सच एज ब्रिटेन्स माल्या एंड बर्मा। तो इन्होंने माल्या पे भी ब्रिटेन्स माल्या एंड बर्मा पर, सॉरी यहाँ पर विजय माल्या की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ब्रिटेन्स के माल्या की बात हो रही है। ब्रिटेन्स माल्या मतलब वहाँ की जो जगह है, तो ब्रिटेन्स माल्या एंड बर्मा विच हैड रबर, ऑयल एंड टिन। तो उस जगह पर रबर भी है, ऑयल भी है, टिन भी है। सो दीज आर योर मेजर रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज की वजह से उन्होंने सोचा पहला कि हम यूएसए के ऊपर अटैक करते हैं, और दूसरा इन जगहों से, बर्मा से, माल्या से, इन जगहों से हम रबर, ऑयल और टिन लेंगे तो हमारी कंट्री को फायदा होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि यूएसए वॉर में क्यों इन्वॉल्व हुआ। यूएसए इसलिए इन्वॉल्व हुआ क्योंकि पर्ल हार्बर पे अटैक होता है। फिर उसके बाद में सेकेंड रीजन वो जापान ने इसलिए अटैक किया ताकि वो वहां से इकोनॉमिक गेन्स कर सके। आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया है। So as we are continuing with our third point, that is the USA enters the war. अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो आपका जापान होता है
वो पर्ल हार्बर पे अटैक करता है। इसकी वजह से आपका यूएसए वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। सो द अमेरिकन असिस्टेड द चाइनीज। तो अमेरिकन ने क्या किया था, असिस्ट किया था चाइनीज को, हु वर स्टिल एट वॉर विद जापान। तो एक मेजर रीजन ये भी रहा जापान का आपके अमेरिका को अटैक करने का। क्या रीजन रहा कि जापानीज ने एकदम से आकर पर्ल हार्बर पे अटैक क्यों कर दिया, क्या रीजन रहा होगा। सो द अमेरिकन्स असिस्टेड द चाइनीज हु वर स्टिल एट वॉर विद जापान। तो असिस्टेड का मतलब हेल्प किया, तो अमेरिकन्स ने हेल्प की थी चाइनीज की, जो कि हु वर स्टिल एट वॉर विद जापान, जो कि जापान के साथ वॉर पे थे। आपके चाइनीज यानी कि चाइना और जापान का वॉर चल रहा है। अब इन दोनों के वॉर में चाइना को कौन मदद कर रहा है, अमेरिकन्स हेल्प कर रहे हैं। तो ये एक मेजर रीजन रहा कि उन्होंने फिर अमेरिका पे अटैक कर दिया। अब आगे देखते हैं। when the Japanese persuaded Vichy France। विशी फ्रांस के अंदर एक जगह है जो वो सेंट्रल पेरिस के पास में जो रीजन पड़ता है उसको बोलते हैं विशी फ्रांस। सो when the Japanese persuaded Vichy France to allow them to occupy French Indochina। तो जब जापानीज ने विशी फ्रांस वाले रीजन में जाके बोला, अलाउ किया उनको टू ऑक्यूपाई द फ्रेंच इंडो चाइना, कि आप लोग, फ्रांस को बोला जापानीज ने कि आप लोग जाकर फ्रेंच इंडो चाइना वाले रीजन को क्या कर लो, ऑक्यूपाई कर लो। तो जापानीज ने फ्रांस को बोला कि आप जाकर फ्रेंच इंडो चाइना वाले रीजन को ऑक्यूपाई कर लीजिए। तो उस समय पर जो आपके प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कहाँ के आपके, यूएसए के, तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट डिमांडेड देयर विड्रॉल। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अपना विड्रॉल वहां से डिमांड किया एंड प्लेस्ड एन एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब होता है बैन, किसी भी चीज को बैन करना। तो प्लेस्ड एन एम्बार्गो ऑन ऑयल सप्लाईज टू जापान इन 26 जुलाई 1941 में इन्होंने ऑयल सप्लाईज को बैन किया। तो अभी तक आपको ये समझ में आ रहा है, सिचुएशन इस तरीके से है कि अमेरिकन्स ने हेल्प किया चाइनीज को, ठीक है, हु वर स्टिल एट वॉर विद जापान। तो यानी कि जापान और चाइना के बीच में लड़ाई चल रही है और चाइना को किसने मदद किया, आपके अमेरिकन्स ने मदद किया। तो अमेरिकन्स ने मदद किया तो ऑब्वियसली अब जापानीज को गुस्सा आएगा कि भाई अमेरिकन्स को क्यों मदद कर रहे हो, है। तो उन्होंने यूएसए के ऊपर अटैक कर दिया। फिर सेकंड रीजन क्या रहा कि उन्होंने यूएसए के ऊपर अटैक क्यों किया, या यूएसए ने उनके ऊपर क्यों अटैक किया, या किस तरीके से यूएसए की एंट्री होती है वॉर में। तो जो विशी फ्रांस वाला जो एरिया है उस जगह पर जापानीज ने बोला कि विशी फ्रांस वाली जगह पर जाकर बोला कि आप लोग जाकर फ्रेंच इंडो चाइना को ऑक्यूपाई कर लो। ये बात आपके रूजवेल्ट को अच्छी नहीं लगी और कि भाई जापानीज का इंटरवेंशन वहां पर क्यों हो रहा है। तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट विड्रॉ कर जाते हैं और बैन लगा देते हैं ऑयल सप्लाईज टू जापान। अब पहला रीजन तो ये रहा जापानीज का कि अमेरिकन्स ने चाइनीज को हेल्प करी, तो उनके एनिमी को हेल्प कर दिया, तो इसलिए उन्होंने सोचा अब तो यूएसए के साथ वॉर करनी पड़ेगी। दूसरा रीजन क्या रहा, जापानीज को जो ऑयल सप्लाई हो रहा था, ऑयल तो सबसे बड़ा रिसोर्सेज है, ठीक है, सबसे बड़ा रिसोर्स है, तो ऑयल सप्लाई पर बैन लगा दिया आपके अमेरिकन्स ने। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ये एक रीजन रहा कि जापानीज ने सोचा अब तो हमें कुछ भी हो जाए हमें यूएसए के ऊपर अटैक करना ही करना है। क्यों, क्योंकि एक तो इन्होंने हमारे एनिमी चाइना की मदद की है, दूसरी बात इन्होंने हमारे ऑयल सप्लाई को क्या कर दिया, बैन कर दिया, तो अब तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शन यूएसए के अगेंस्ट लेना पड़ेगा। तो तब इन्होंने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया। सो दिस अटैक was brilliantly organized by एडमिरल यामामोटो। तो जो ये पर्ल हार्बर का जो अटैक रहा है ये किसने ऑर्गेनाइज किया है,
एडमिरल यामामोटो। यामामोटो आपको मेरे ख्याल से इजीली याद हो जाएगा। एडमिरल यामामोटो ने ऑर्गेनाइज किया आपका पर्ल हार्बर का अटैक। पर्ल हार्बर का जो अटैक है वो एडमिरल यामामोटो ने ऑर्गेनाइज किया। पर्ल हार्बर हैड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अब जो पर्ल हार्बर पे जो अटैक हुआ है उसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए हैं। तो देखते हैं उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए हैं। नंबर 1, क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रहा पर्ल हार्बर के अटैक का? इट गेव द जापानीज कंट्रोल ऑफ द पैसिफिक। तो जापानीज को जो आपका पैसिफिक वाला जो रीजन है, जो जगह है, वहां पर इनको इट गेव द जापानीज कंट्रोल ऑफ द पैसिफिक। पैसिफिक में जापानीज को कंट्रोल मिल गया। एंड बाय May 1942 they had captured माल्या, सिंगापुर, हांगकांग एंड बर्मा। तो उन्होंने इन जगहों को भी कैप्चर कर लिया। सबसे पहले जापानीज को आपके पैसिफिक रीजन वाले का कंट्रोल मिला, फिर इनको माल्या, सिंगापुर, हांगकांग और बर्मा जैसी जगहों का भी किसको कंट्रोल मिल गया? जापानीज को कंट्रोल मिल गया। तो जापानीज को इन जगहों का जैसे जैसे कंट्रोल मिला तो जापानीज आर थिंकिंग कि भाई हम तो अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। अब ये तो फर्स्ट मेजर इम्पैक्ट रहा कि पर्ल हार्बर पे अटैक होने के बाद जापानीज ने इन जगहों को क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट कॉज्ड हिटलर टू डिक्लेयर वॉर ऑन द यूएसए। अब आप देखोगे कि जो आपके हिटलर है वो भी यूएसए के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि इट कॉज्ड हिटलर टू डिक्लेयर वॉर ऑन यूएसए। अभी मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बताया था कि आपकी एक्सेस फोर्सेस यानी कि जो एक्सेस पावर है वो एक तरफ हो जाती हैं। जर्मनी, इटली, जापान इकट्ठे मिलती हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो कि हिटलर भी अब आपके यूएसए के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये भी तो किसके फ्रेंड है? जर्मनी किसका फ्रेंड है? जापान का फ्रेंड है। तो इट कॉज्ड हिटलर टू डिक्लेयर वॉर ऑन द यूएसए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूएसए की एंट्री किस तरीके से वॉर में हुई है आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। So as we are doing the Axis offensive guidance और इसके अंदर अभी हमने जो प्रीवियस पॉइंट डिस्कस किया है वो हमने यूएसए की एंट्री डिस्कस की है आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो हिटलर भी हमने लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया है वो ये डिस्कस किया है कि जो हिटलर भी होते हैं आपके वो बाद में यूएसए के ऊपर एक वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। And this has been considered as Hitler's most critical mistake। ये हिटलर की सबसे ज्यादा क्रिटिकल मिस्टेक मानी जाती है कि हिटलर ने आपके यूएसए के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। ये क्यों क्रिटिकल मिस्टेक मानी जाती है? ये इसलिए क्रिटिकल मिस्टेक मानी जाती है क्योंकि अगर यूएसए वॉर में नहीं इन्वॉल्व होता तो हो सकता है कि आपकी जो एक्सेस पावर है वो जीत जाती और उनको जल्दी विक्ट्री मिल जाती। बट यूएसए का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो रिजल्ट्स इसके ऑपोजिट आते हैं। रिजल्ट्स फ्रूटफुल नहीं रहते हिटलर के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको जो सी पॉइंट था वो आपको समझ में आ गया है। अब हम पॉइंट नंबर डी के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं ब्रूटल बिहेवियर बाय जर्मन्स एंड जापानीज। तो यानी कि जो आपके जर्मन्स हैं और जो जापानीज हैं ये दोनों क्या है? आपकी एक्सेस फोर्सेस है। सो द ब्रूटल बिहेवियर बाय जर्मन्स एंड जापानीज। ब्रूटल का मतलब क्या होता है? अच्छा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, एकदम टॉर्चरेबल बिहेवियर जो कि ये लोग अपने प्रिजनर्स के साथ करते थे। तो जैसे कि आपके जर्मन्स और जापानीज अपनी जोन जोन से टेरिटरीज को ये लोग कैप्चर करते थे, वहां के लोगों के साथ ये अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते थे। ठीक है, तो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। द बिहेवियर ऑफ बोथ
Germans and Japanese in their conquered territories was ruthless and brutal. तो आपके दोनों ही कंट्रीज जर्मन्स और जापानीज जहां जहां पर भी इन देयर कॉन्कर्ड टेरिटरीज, जिन जिन टेरिटरीज को वो कॉन्कर करते थे वहां पर उनके वहां के लोगों के साथ इनका व्यवहार जो था वो कैसा था, वॉज रूथलेस एंड ब्रूटल। तो बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं ये करते थे। तो अब मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तरफ हम पढ़ेंगे कि जर्मन्स किस तरीके का बिहेवियर करते थे उन लोगों के साथ जहां पर ये कैप्चर करते थे टेरिटरी को, और एक तरफ हम बात करेंगे कि जापानीज किस तरीके का बिहेवियर करते थे। सो द नाजीज ट्रीटेड द पीपल ऑफ ईस्टर्न यूरोप एज सब ह्यूमंस। तो जो आपके नाजीज हैं वो क्या करते हैं, जो आपके ट्रीटेड द पीपल ऑफ ईस्टर्न यूरोप, जो ईस्टर्न यूरोप के लोग थे उनको सब ह्यूमंस की तरह ट्रीट करते थे कि बेसिकली ये इंसान भी नहीं है, आधे इंसान एक तरीके से, इस तरीके का उनका डिफाइनिंग का एक तरीका था। सो द नाजीज ट्रीटेड द पीपल ऑफ ईस्टर्न यूरोप एज सब ह्यूमंस। तो नाजीज क्या बोलते थे आपके कि बाकी ईस्टर्न यूरोप के लोग क्या है, सब ह्यूमंस है, फिट ओनली टू बी द स्लेव्स ऑफ द जर्मन मास्टर रेस। और ये सिर्फ फिट होते हैं कि ये सिर्फ फिट ओनली टू बी द स्लेव्स ऑफ द जर्मन मास्टर रेस। तो जर्मनी की मास्टर रेस के ये स्लेव बन के रहेंगे। एज फॉर द जूज दे वर टू बी एक्सटर्मिनेटेड। तो इसका मतलब ये है कि जूस के लिए ये क्या कर रहे हैं, मास किलिंग, और इसलिए ये जूस की क्या करते थे, मास किलिंग करते थे। बहुत सारे जूस को मरवा दिया गया था। तो ये प्रूफ करता है कि इनका ट्रीटमेंट, बेसिकली जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था और बहुत ही ज्यादा रूथलेस था, बिल्कुल भी दया नहीं थी इनके अंदर। नाउ कमिंग ऑन टू द जापानीज, कि जापानीज का कैसा बिहेवियर रहा जिन जिन एरिया को वो कॉन्कर करते थे। सो द जापानीज ट्रीटेड देयर प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स एंड द एशियन पीपल बैडली। तो जो आपके जापानीज थे ये क्या करते थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को और एशियन पीपल को बैडली ट्रीट करते थे, अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। हाउएवर हार्श ट्रीटमेंट बाय द जापानीज soon turned the Asians against rule from Tokyo and determined resistance movements began, usually with communist involvement. तो यहाँ पर लिखा है कि however harsh treatment by the Japanese जितना harsh treatment कर रहे थे, soon turned the Asians against the rule from Tokyo। फिर एशियंस लोग जो थे, एशियन पीपल, वो अगेंस्ट हो गए जापानीज के, एंड डिटरमाइंड रेजिस्टेंस मूवमेंट बिगैन। तो रेजिस्टेंस मूवमेंट, ऑपोजिशन मूवमेंट्स शुरू हो गए, यूजुअली विद कम्युनिस्ट इन्वॉल्वमेंट। तो कम्युनिस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होने लगा और आपका ये लोग जापान के अगेंस्ट रिवोल्ट करने लगे, बोलने लगे कि आप अच्छा हमें ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो हम आपके अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है ब्रूटल बिहेवियर बाय जर्मन्स एंड जापानीज। सो अब हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया है। सो आपका वीडियो 1 जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है उसके अंदर मैंने ओपनिंग मूव्स डिस्कस किया है। ये आपका पार्ट 3 है वीडियो का, इसके अंदर हमने डिस्कस किया है द एक्सिस ऑफेंसिव गाइडेंस एंड फ्रॉम 1941 टू द समर ऑफ 1942। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट्स और क्वेरीज है then you can write down in the comment section. I would be happy to answer. Please stay safe, stay healthy, be happy. और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना because it's a very important and crucial topic. और प्लीज़ अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लीजिए, जो भी आप ले सकते हैं। तो उनको आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, आप अपने रेगुलरली हैंड वॉश कीजिए, बाहर जा रहे हो
तो मास्क लगा कर जाओ। जितने भी आपके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं आप प्लीज़ वो सब लीजिए और अपना ध्यान रखो, गर्म पानी पियो। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। और आई होप हम आगे इसी तरीके से अपना जर्नी को कंटिन्यू करते रहेंगे। और जो इसका जो थर्ड पॉइंट है वो मैं आगे की क्लास में अपना डिस्कस करूंगी, मतलब इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपके साथ में डिस्कस करूंगी वर्ल्ड वॉर का। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।